और भी जो गौशालाओं के काम में रुचि रखते हैं उनसे सलाह मशवरा किया और जो मार्गदर्शन जो आप लोगों ने दिए उन सभी का समावेश करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट में राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला योजना की घोषणा की और उसको लागू किया। उसमें जब भारतीय जनता पार्टी की गत सरकार ने जिला स्तरीय नंदी गौशाला की घोषणा की थी, उसमें केवल मात्र जिला स्तरीय नंदी गौशाला को 50 लाख रुपए का प्रोविजन था और वो योजना कुल मिला के मात्र 16-17 करोड़ रुपए की थी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो पंचायत समिति स्तर की नंदी गौशाला की घोषणा की, उसका एक नंदी गौशाला की यूनिट कॉस्ट 1,57,00,000 रुपए निर्धारित की। उसमें 10% जो संस्था बनाएगी उसको लगाना होगा और 90% गोपालन विभाग उसके अनुदान के रूप में निर्माण के लिए राशि दे करेगा। साथ ही पहले जो नियम था कि निर्माण एजेंसी सरकारी एजेंसी हुआ करती थी, उसके कारण संस्थाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस नंदी गौशाला योजना में निर्माण एजेंसी भी संबंधित जो कार्यकारी संस्था होगी उसको ही निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। उसमें परिपत्र जारी होने के बाद कई छोटी छोटी उसमें भी विसंगतियां सामने आई, उसके कारण उसकी प्रोग्रेस कम हुई। उस पर भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की, मुझे निर्देश दिए कि नंदी गौशाला योजना जिस स्पीड से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। आप अधिकारियों को निर्देश दें कि इसमें गति बढ़े। तो उसमें जमीन का प्रोविजन जो 20 बीघा था उसको 10 बीघा करने के लिए और भी जो छोटी छोटी कई जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए भी अभी हमने गोपालन विभाग से पत्रावली तैयार करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के को प्रस्तुत की है। हमें भरोसा है कि जल्दी जैसे पत्रावली क्लियर होगी तो नंदी गौशाला योजना को गति मिलेगी। यहां उपस्थित गो सेवकों से मेरा अनुरोध है कि जिस उम्मीद से और जिस भावना से आप लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला की जो योजना लागू की है, इसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें और प्रयास करें कि राजस्थान की हर पंचायत समिति में एक एक नंदी गौशाला बने। इसी तरह एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी पिछले बजट भाषण में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत ग्राम पंचायत गौशाला की घोषणा की है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण हो, उसकी भी यूनिट कॉस्ट ग्राम पंचायत गौशाला की 1 करोड़ रुपए आकी गई है। उसमें भी 10% जो संस्था का चयन होगा उसको लगाना होगा और 90% राशि गोपालन विभाग के माध्यम से सरकार उस संस्था को उपलब्ध कराएगी। उसका भी परिपत्र ये नंदी गौशाला योजना की जो शिथिलता है, आप लोगों की जो मांग है वो जारी होते ही उसका भी एक व्यवहारिक परिपत्र जल्दी से जल्दी गोपालन विभाग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। हमारे गोपालन विभाग के मेरे साथी मुझे कहते हुए गर्व है कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो मेवाराम जी को बनाया, उपाध्यक्ष राज पुरोहित जी को बनाया, आपकी भी भावना गौशाला गौ माता के प्रति बहुत पवित्र है। आपने बाड़मेर में नंदी गौशाला का जो निर्माण कराया उसका शिलान्यास मैंने स्वयं ने किया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने मुश्किल से 4-5 महीने के अंदर अंदर नंदी गौशाला का वहां पर तुरंत निर्माण करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया। आज वहां बहुत बड़ी नंदी गौशाला संचालित है। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से आपने मुझे गोपालन मंत्री मेवाराम जी को, राज पुरोहित जी को गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आपने चुना है, हम टीम भावना से
राजस्थान के एक एक जिले का दौरा करके नंदी गौशाला योजना, ग्राम पंचायत गौशाला योजना और साथ ही गौशालाओं के संवर्धन में जो प्रशासनिक जो कोई छोटी छोटी कमियां जो वहां स्थानीय रूप पे हमारे गौ सेवकों का आती है, उसको समाधान के लिए हम पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी फैसलों जोड़ने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ में आपने हमें बताया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय गुरदास राय जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी और ये मंच इस बात को आश्वस्त करता है कि जो जो गौ सेवा के लिए समर्पित होगा वो हमारी सराहना पर बैठेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि गौ माता की भक्ति में जो समर्पित होगा तो वही भारतीय संस्कृति का सच्चा सम्मान बनेगा। मुख्यमंत्री जी आज बहुत मन बना करके आए हैं, जैसा गुरदास राय जी ने कहा, उनको उनकी घोषणाओं को हम लोग सुने। उससे पूर्व संक्षेप में मैं राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। उसके पश्चात हम धैर्य के साथ में मुख्यमंत्री महोदय को सुनेंगे और राजस्थान का ये प्रांगण आज इस बात का साक्षी बनेगा कि जिस भांति से राजस्थान में अलग अलग गौ सेवा के क्षेत्र के नए प्रतिमान बने हैं, आज उनका प्रकर्ष, उनका शीर्ष पहुंचेगा। मैं माननीय श्रद्धेय महंत दिनेश गिरी जी को आमंत्रित करता हूं, आप पधारें और अपना आशीर्वचन दें। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। धन्यवाद। पूज्य वेदरक्षणा गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य सभी संत चरणों के मैं साक्षात दंडित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समक्ष विराजमान राजस्थान प्रदेश भर से गौशाला संचालक गण आए हुए हैं, सभी का सादर अभिवादन। आज हम सब गौ भक्तों के लिए, गौ संतों के लिए ऐतिहासिक गर्व का दिन है। मैं लंबा नहीं बोलूंगा। मारवाड़ी को आवत है ये ढूंढना तो मूंगा में छालो ढूंढ रहे हैं। गोविंद सिंह जी बात जो बोल रहे हैं उन्होंने बोल दी, हम संत है, मर्यादा में रहना पड़ता है, लेकिन सत्य है वो अंधेरे में भी उजाला रखता है। 2013 मार्च का दिन आज मुझे अच्छी तरह याद है और आज 8 मई 2022 का दिन आपके समक्ष है। इतने लंबे अंतराल काल में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के समक्ष गौ सेवा के विषय को लेकर के राजस्थान गौ सेवा समिति पहुंची है, एक दिन भी और एक कार्य भी ऐसा मुझे याद नहीं है जिस कार्य को निराश होकर हमें वापस आना पड़ा। इसलिए आज जो गोपालानंद जी, प्रकाश लाल जी, हेमंत लाल जी, हरीश सरकार जी, प्रधान जी, रघुनाथ भारती जी महाराज साहब, आदरणीय रघुनाथ आत्मल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, लोकसभा के मंत्री हमारे अमर जैन भाई साहब, हमारे राज्य मंत्री विष्णु जी और लोकसभा के अध्यक्ष मेवाराम जैन साहब, उपाध्यक्ष सुमित सिंह राजपूत जी, तमाम उपस्थित संतगण, गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे भी आने का कुछ मौका रैली में अवसर मिला। मेरे मालूम नहीं हो गया थी जब मुझसे मिलने आए जी और संत महात्मा, मैंने कहा कि जब मैंने शुरुआत में 2013 के अंदर हिंदुस्तान भर में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर, उस वक्त मैंने गौशालाओं को मिलान शुरू किया था 125 करोड़ से कुछ जमाने के अंदर। तो मैं कहा आपको तो खाली कहना ही था मुझे, मुकाबले की जरूरत क्यों पड़ी? तो कल तो मुझे जवाब दिया नहीं। अभी बताया माइक पे कि हम मुख्य निवास पे आए थे,
घंटों घोटे हुए, हमें अंदर नहीं जाने दिया, ज्ञापन नहीं जाने दिया, ये बात मुझे कर नहीं गई। और मुख्यमंत्री निवास हो या प्रधान निवास हो, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। बाहर जो खड़े होते हैं वेबसाइट, वो खुद ही निपट लेते हैं। पता ही नहीं कौन है, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, कई प्रॉब्लम आती है। मेरे कितने ही खास मिलने वाले परिवार के लोग भी आएंगे, बगैर इतना किए हुए उनको नहीं मालूम कौन व्यक्ति आए। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको वहाँ इंतजार करना पड़ा था। रघुनाथ जी को मैं जानता हूँ, राजभर साहब को अभी भी देखा आपने, पूरी मैं समझता हूँ मुझे जानकारी है गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए, और पूरी रामायण कथा की तरह उन्होंने हर बात को पूरा विस्तार से बता दिया। अच्छा लगा मुझे कि कितने अपने आप को जीवन में समर्पित किए हुए हैं इस काम के लिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, तब से आप देखते हो राजस्थान में आकाश होकर पड़ते रहे हैं सदियों से। और जोधपुर मेरा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर हम जाते रहे हैं। और अकाल पड़ता है तो खाली जो हमारे गांव वाले होते हैं उन पर तकलीफ नहीं आती है, गायों पे भी आती है। पीने का पानी मान लो मनुष्य को नहीं चाहिए तो गायों के लिए भी चाहिए। चारा होता नहीं है अकाल के अंदर, तो पंजाब से, यूपी से, महाराष्ट्र से, ये तमाम काम मैंने जिंदगी भर किए। गांव के बड़े बड़े कैंप लगवाए हैं, तो मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ। 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 5 बार मैं MP रहा हूँ, 5 बार, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, और आपका आशीर्वाद से 3 बार मैं मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हूँ। पटल सेवक के रूप में हूँ मैं, सेवक हूँ मैं, आप सबका प्रदेशवासियों सेवक हूँ। तो ये तमाम हमेशा हमारे जहन में रहा है। और जहाँ तक हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति है, उसमें गाय का कहता है, आप ज़रा कोई समझ नहीं सकता, ध्यान नहीं सकता। गौशाला चलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तीन संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, इनका प्रवचन संदेश हमारे लिए समाज को प्रेरित करता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि गायों के प्रति हिंदू धर्म में भी जो स्थान है गाय का, भगवान कृष्ण का क्या रिश्ता था दुनिया को मालूम। गांधी जी के क्या विचार थे गाय के बारे में, गौ माता के बारे में आप सबको भी बता रहे थे। और आज तो मातृ दिवस भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया मनाती है, आज माँ का दिवस है। माँ के दिवस पे आपने माँ को लेकर संघर्ष करने के लिए उनका रैली भरी थी। आशीर्वाद तो आपका मेरे साथ हमेशा ही रहा। वोट मिलेगी मुझे अलग बात है। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई RSS का भी है, कोई BJP का भी है, कोई कांग्रेस का भी होगा। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और यही हमारे मुल्क की खूबी है, खासियत है। जो हमारे महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, जब संविधान बनाया, ये छूट दी पूरे देश के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करो। विभिन्न धर्म यहाँ पर है, जाति हजारों है, भाषा ऐसी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। आप कल्पना करो क्या लिखा पता नहीं पड़ता अपने को। तो अनेकतम एकता वाला बहुत मुल्क कितना खूबसूरत है ये, दुनिया दो मानती है, दुनिया दो। तो हमने भी आज देश को 70 साल में जहाँ आप बैठे हुए हैं, देखते दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। और आधुनिक भारत है तो 70 साल के क्या तपस्या थी, जिस प्रकार हमारे नेताओं ने गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया अंग्रेजों से, खुली हवा में सांस लेने लगे स्वाभिमान के साथ में।
और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। राजनीति अपनी जगह राजनीति है, और मेरा हमेशा मानना रहा है कि गोवंश होगा, क्योंकि गोवंश का समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सब तो गोवंश होते नहीं है, गौशाला चलाते नहीं है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो गोवंश है या गायों की सेवा करते हैं या गौशालाओं में प्रबंधन करते हैं, उनका पूरे गांव में सम्मान होता है, पूरे समाज में सम्मान होता है। खुद भले वो समय नहीं ले पाता होगा गौ सेवा करने का, पर उसे दिन में भी सम्मान होता है गौ सेवा करने वालों के। उससे अंदाजा लगा लीजिए कि गाय का सेवा का क्या महत्व है। और जब ये महत्व है तो हमारा फर्क बढ़ जाता है कि आप सम्मानित लोग बैठे हैं, उनकी भावना का हम लोग हमेशा कदर करें, मान कर सम्मान करें। इसलिए जब जब मेरे सामने आप बताइए कोई ये प्रमोद भाई जैन मंत्री गो सेवा का मंत्री है, ये हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ मैंने गायों को लेके निर्देशालय बनाया, डायरेक्टर बनाया। और मेरी वसुंधरी आई थी तो निदेशालय को विभाग में बदल दिया। इसका मतलब है अलग ही गायों की सेवा का, गायों की समस्याओं के बारे में, गायों का कैसे देख रेख हो, चाहे उसमें आपका गोचर भूमि की समस्या आ रही हो, क्या जो अधिक एक परिपत्र निकल गया हाईकोर्ट के आदेश से कि गाय गौरव पे रख नहीं सकते सर लोग, उसका लाइसेंस हो या इस सर्कुलर निकला, मुझे बताया गया नहीं। मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं निकल गोचर भूमि का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसा आ गया, उसके कारण तकलीफ आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा अच्छी होगी, गायों के लिए होगी। तो गोचर भूमि नहीं रहेगी तो गाय कहाँ चलेगी। गोचर भूमि सदियों से छोड़ता है सरकारें, तो ये अच्छे उद्देश्य से है। तो जो समस्या आ रही है हमारे सामने नई गौशाला बनाते वक्त में, उसका कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि काम बड़ा हाथ में लिया है प्रमोद का सामने। गौशाला आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या महंगा हो गया, इसीलिए बार बार उसका उसके लिए हम बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी भी आगे और ध्यान रखेंगे। बहुत तकलीफ का काम है, इतना महंगा चारा। और कोरोना के बाद में भामाशा दाना तो पीछे हट गए हैं, वो पैसा पूरा दे नहीं पा रहे आप लोगों को। यही बात है ना, यही बात उनकी तकलीफ है, आप हमको मुझे मालूम है, ये हमारे जहन में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो है, आप बुनियाद होगा 13 के अंदर मैंने पहली बार राजस्थान में प्रदेशवासियों के लिए दवाएं फ्री करी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी। तो उस वक्त मैंने टैक्स फ्री किए थे, साथ में हमने पशुओं के लिए दवाएं फ्री करी, पशुओं के लिए कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो। पशु मतलब क्या, गाय है, बैल वो तो है ज्यादा, उनकी दवाएं फ्री करी पहली बार, पूरे देश में तारीफ हो। इस बार हमने क्या किया है, पूरा इलाज फ्री कर दिया, हिंदुस्तान में ही किया, पूरा इलाज फ्री है। पहले कोई बीमार पड़ता था, घर गिरवी रखो, गहने बेचो, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधा अच्छे हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में माँ बाप बूढ़े भी हैं, कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह रहे बचेंगे नहीं, तो ही हमारा इतने अच्छे संस्कार परंपराएं हैं। या घर बेचना पड़े, गहना बेचना पड़े, पूरा आदमी है 80 साल का, हम फिर भी उसकी सेवा करते हैं। भाई लाख रुपये 2 लाख खर्चो करोड़ करोड़ कर लेके
मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ऐसे ऐसे संस्कार हमारे यहाँ पर है। तो उस प्रदेश के अंदर कोई हार्ट का बाईपास है, 1 लाख 2 लाख मामूली बात है। आप सोच सकते हो कि इलाज इतना महंगा हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या नहीं है, आजकल तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लाखों से कम तो बात ही नहीं प्राइवेट अस्पताल के अंदर। आज जो मैंने फैसला किया है हिंदुस्तान में है क्या, पूरा इलाज पहले 5 लाख का था, मैंने 10 लाख का, 10 लाख से पूरा इलाज आपका। एक मेरे को मिला व्यक्ति, मेरे गांव से आए थे, परिवार के थे, सीके बिरला के बड़ा हॉस्पिटल यहाँ मिले, इलाज में करवाया मैंने, बाईपास था हार्ट का, खाली मेरे 176 रुपये लगे, खाली टैक्सी थी, इलाज फ्री हुआ। आईपीडी ओपीडी सरकारी अस्पताल के अंदर पूरा फ्री कर दिया गया, ऑक्सीजन का बीमा साफ कर दिया गया। भगवान करे कि ऑक्सीजन नहीं हो तो जाए तो 5 लाख रुपये उसको वहाँ भी मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गोभक्त बैठे हैं, मेरा बचपन से मानना आप लोगों के लिए, जो गोभक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपनी जगह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गोभक्त जो होगा, मेरी धारणा है, मैं समझता हूँ मैं सही होगा, गोभक्त या साधु संघ जो है वो नहीं चाहेगा कोई किसी की हत्या हो। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो कोई मंदिर में जाता हूँ या मस्जिद में जाऊँ या और कई जगह जाऊँ, गुरुद्वारा में जाऊँ या चर्च में जाऊँ, मुझको तो रात में जाना पड़ता सब जगह, पर मैं मेरी प्रार्थना एक ही करता हूँ, प्रार्थना ही करता हूँ, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र मानव मात्र है, ब्रह्मांड में मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जो विनोद भावे ने कहा था जय जगत, पूरे जगत की जय हो। और हमारी संस्कृति कहती है, संस्कार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप पर, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में प्राणी मात्र और मानव मात्र का कल्याण होता है। ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि मुझे भगवान ये बना दो, मुझे ये बना दो, उसको ये मत बताओ, ये मैं काम नहीं। तो मेरा अपना तरीका है। तो आपके बारे में मेरी ओपिनियन, साधु संतों के बारे में मेरी ओपिनियन यही है, कोई साधु संत जो है वो दिल और दिमाग से साधु बनना भी तो बड़ी बात है। आप समाज को, परिवार को छोड़ के आते हो, साधु के रूप में आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, कितना कठिनाईपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जीवन होता है, वो निभाना पड़ता है। मर्यादा ने कहा साधु महात्मा ने, मर्यादा होती है साधु संतों की, निभाते हैं। वो हमेशा सत्य में चलना चाहेगा, अहिंसा की बात करेगा, हिंसा की बात कभी नहीं करेगा। आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, थोड़ा चिंता वाली बात, थोड़ी चिंता वाली बात, ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात। ये बात है, हमारा मुल्क था, एक परिवार में भी, घर में भी एक झगड़े होते हैं भाई भतीजों के, भाइयों के, तो परिवार के ऊपर नहीं आता। वो बात लागू थी गांव के लिए। गांव में कोई आपस में झगड़ते हैं, गांव में दुर्बारी होती है, तो गांव में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में तकलीफ आती है, विकास करते हैं। कोई बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। और कोरोना आ गया, मुझे कहते घर एक आप सबके आशीर्वाद से सबसे शानदार काम है देश में हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ। सबसे कम मजदूर है यहाँ पर, इलाज फ्री किया हम लोगों ने, 40,000 इंजेक्शन फ्री लगाए सबके, ऑक्सीजन टाइम पे दिलाई गई, संघर्ष करना पड़ा हमें। 3 मंत्री मैंने मेरा केंद्र में भी कोई कमी नहीं होती, पूरी दुनिया में हिला के दे दिया कोरोना ने, कितने लोग मर गए। तो जो
ये हालात देश और दुनिया के हैं, हम क्यों नहीं आपस में अपने में धर्म की पालना करें जो हमें हर धर्म में शिक्षा देते हैं। अपने धर्म में कुछ गर्व है। गांधी जी ने कहा मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं भी क्या हम हिंदू नहीं है क्या जो हम लोग राजनीति में है, कांग्रेस में है, हिंदू नहीं है क्या? और जिस प्रकार का डिवीजन किया जा रहा है, कांग्रेस तो मुसलमानों की तुष्टिकरण कर रही है, उनकी पार्टी बन गई है। उसे चुनाव जीत ले आप, चुनाव जीत भी गए हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि मैं साधु महात्मा समझता हूँ वो दूरदृष्टि रखता है, आगे की पीढ़ियों की बात सोचता है, आने वाला फ्यूचर क्या होगा देश का, प्राणी मात्र का, मानव मात्र का, उसकी दृष्टि रखता है। वो नहीं सोच सकता है कि देश में हर वक्त तनाव रहे, हिंसा रहे, दंगे बढ़ गए, कभी नहीं सोच सकता। ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया, चिंताजनक माहौल है। मेरे पास अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए पत्र जाता है भरतपुर से, तो मेरे पास 20 रुपये से किलो आए थे, पत्थर जा रहा है। कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, मेरा कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक काम करो कि आप भी चाहोगे कि पत्थर जो है लीगली जाए, अवैध रूप से नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो एरिया था वो फॉरेस्ट का अंदर था, तो कई लोग वहाँ पर इलीगल कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर बने अगर हमारा सदियों के लिए, तो वो लीगली बनना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ को अच्छी लगी, दिल्ली जाके उन्होंने बात की प्रधानमंत्री जी से, मंत्रियों से, और वो पत्थर जो है सारी फॉर्मेलिटी करके बाद उन्होंने वो जो फॉरेस्ट के एरिया थे उसको समाप्त कर दिया, और अब वो लीगली पत्थर जा रहा है मंदिर बनने के लिए। तो मुझे वो धन्यवाद देना है, मुझे वो आए थे धन्यवाद देने के लिए। साहब आपने जो सलाह दी वो अब हमारा पत्थर जो है आराम जाने को तकलीफ नहीं आ रही है। इसी रूप में हमारे आरएसएस के लोग हैं, ये साल में एक बार जाते नेताओं के वक्त, जब कोई पार्टी नेता मिलने के लिए जाओ, मिलने आ गए, अच्छी बात है, वो मुझसे मिलना आए थे, हर साल एक आते हैं, तो बात अच्छी होती है। मैंने कहा भाई एक बात करो, मेरा संदेश दो पवन भागवत जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सब मंजूर है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना आरएसएस से है ना बीजेपी से है, और दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए आपके अंदर। खाली आप एक काम करो, हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। हिंसा ऐसी चीज होती है जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, फिर वो कभी रुकेगी नहीं। जैसे उनका कहना था, अगर एक आंख कोई छोड़े किसी की, एक आंख के बदले वहां पर एक आंख छोड़ने का तय कोई कर ले, पूरा विश्व अंधा हो जाए। हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे, और जो राज में है उनको एक समय कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा उसको समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा, ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। वो नहीं करेंगे, हम लोग राजनीति में हैं, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, तो लोगों में गलत फहमी होती है। तो मैंने कहा एक मेरा संदेश देना प्रधानमंत्री जी को और मोदी को, कोई एक संदेश आप दो देशवासियों को। वही बाकी सब मजबूर है, अपने अपनी बात करो पार्टी की, कोई हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंसा कोई करेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी सरकारें। ये मैंने उनको कहा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये जमात जो बैठी हुई है, ये जमात को मामूली जमात नहीं है, संख्या में 4-5 हजार होगी है, पर ये जमात हुआ है जिसके लिए मैंने कहा समाज में सम्मानित जमात ये है जो बैठी हुई।
बाकी बातें तो होने में थोड़ी कम है, क्योंकि मेरे पूर्व साथियों ने बहुत ही बातें कर दी। नंदी थाना 1,56,00,000 सरकार देगी, एक नंदी थाना की। पंचायत में ग्राम पंचायत में 1 करोड़ देगी, तो काम बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। कमोडियन भाई साहब ने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करी, मुझसे बात करी, हमने ओके कर दिया, फाइल पे कबूल कर दिया। और ये काम बहुत कठिन काम है। एक समाज भी कितना आगे आएगा। अब यूपी चुनाव थे तो आपको मालूम है, आवारा पशुओं को लेके एक इश्यू बन गया यहाँ की सरकार के खिलाफ में। आवारा पशु को देखा, मैं टीवी में आता था, आवारा पशु बहुत है यूपी के अंदर, और सरकार के खिलाफ इश्यू बना। पता नहीं कोई उन्होंने ऐसा कुछ फैसला किया जैसे कि उन्होंने क्या हुआ, पर कोई इश्यू बना। अपने जगह नंदी थाना अच्छी बने, सरकार पूरी मदद करेगी। और जो समाज के लोग हैं उनकी भी क्षमा होती है। कब तक आगे वो इस काम को हाथ में ले पाएंगे? 10% या जो भी शर्तें, कुछ शर्तें ऐसी है, मुझे राष्ट्रपति जी कह रहे थे कि शर्तों हटवा भी देंगे उनको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सरकार खड़ी है आपके साथ में, आप निश्चित रहो कि जो आप सुझाव दोगे उन सुझाव को हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो है रामचंद्र जी महाराज थे, वो भी गो भक्त थे। आकाश हुआ पड़ता था, मैं उनके पास जाता था, किसी के हरिद्वार, उनका आशीर्वाद लेता, उनका संदेश प्रदेशवासियों को सुनाता। मैं रामचंद्र जी महाराज ने ये बात कही है, तो हमेशा मेरा रिश्ता है आपकी जमात से रहा है। कोई भी तरीके से हम राजनीति में काम करने वाले हैं। अकाल बढ़ गया, सूखा बढ़ गया, तो गाँव की सेवा करनी पड़ती है, गाँव के बड़े बड़े कैंप लगाने पड़ते हैं, चारे के डिपो खोलने पड़ते हैं, अनुदान देना पड़ता है। ये काम करते करते पूरे 15 साल। आप निश्चिंत हो, आप में से एक मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, ये आप मान के चलो। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आप जो है देख रहे होंगे कि उधर की बातें कर रहा है, पानी बहा नहीं रहा है। बात कर रहा है, पानी तो नहीं आ रहा है। ओम जी महाराज ने, नरेंद्र जी महाराज, सब महाराज साहब ने जो बातें कही है। अब आपने जब किसी धर्म संधि बुलाई है, तब तो मैंने कहा भाई हमारे मंत्री जी आ जाएंगे और सरकार किसी को बता देंगे मानकर। आज कमोडियन बाहर चलेंगे, चलेंगे थोड़े हेलीकॉप्टर में, तो मैंने कहा मंत्री भी नहीं है, होते तो आ नहीं पाए। वादा मैंने कल कर लिया है, मंत्री आ जाएंगे, तो मैंने मेवाराम जैन साहब को करवा भी कि आप इतना करना है, वो नहीं आएंगे तो मैं हाजिर रहूंगा वहां पर। आप तो दो बातें, अभी तो कोरोना काल में हमें कहीं 650 करोड़ दिए थे, और आज अभी जो है जब बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में 650 करोड़ दिए थे, 358 करोड़ दिए अभी 5 साल पहले। अब मैं घोषणा करता हूँ, अब आपको 9 महीने के लिए अनुदान मिलेगा। रघुनाथ जी कह रहे हैं कि ये अनुदान जो है इसी वित्तीय वर्ष से मिले, इसी वित्तीय वर्ष से मिलेगा, ये मेरे को तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
मेरी भावना आप तक पहुंच गई है और आप ये भी मैं मानता हूं कि आप जो सौंपण की मांग कर रहे हो वो आज की तारीख में कहना चाहूंगा आपको, वो मांग करने की बजाय हमें समाज को जोड़ना आवश्यक है। जो पानी पहले देता आपको गौशाला चलाने के लिए दान था वो हमसे जुड़ता भी है और जब जुड़ के काम होता है तो अच्छा काम होता है। पूरा पैसा सरकार से लग जाएगी तो गौशालाओं में प्रबंधन करने वाले तो काम करेंगे फिर भी, तो वो जो माहौल बनता है समाज में सम्मान का भी और काम का भी इन्वॉल्वमेंट का भी, सब मिलकर गौशाला चलाते हैं, उसमें भी कमी आती है। मेरा मानना है कुछ अंश तो समाज से लेने चाहिए, मांगने चाहिए और मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात करूँ। चार जो है, मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था 22 साल पहले, 24 साल पहले 98 में बना था, 24 साल पहले मुख्यमंत्री बना, उसको 4 अकाल पड़ गया था। आपको याद होगा 4 अकाल लगातार पड़ गया और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हमने प्रबंधन किया उसको शानदार, गांव का प्रबंधन किया, पानी का भी और चारे का भी, रोजगार का प्रबंधन किया, काम के बदले अनाज, इतना गेहूं इकट्ठा हो गए लोगों घरों में, रखने की जगह नहीं रही घरों में, ये स्थिति मैंने बनाई थी। उस वक्त में वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री और मैं था मुख्यमंत्री यहाँ। तो मैंने वाजपेयी जी की सेवा किया, हमें जाना पड़ता था प्रधानमंत्री की बात में। तो हमारी जो यहाँ जो विपक्ष नेता थी वसुंधरा जी, आज मुख्यमंत्री बन गई मेरी जगह, उन्होंने कहा रास्ते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारी सरकार दिल्ली में जो दिल्ली की सड़कों पर गेहूं की भीख मांगता हुआ फैल रहा है। तो मैंने कहा वसुंधरा जी, अगर मुझे मेरी जनता की भूख मिटाने के लिए भीख मांगनी पड़े तो मुझे शर्म नहीं आएगी। उन्होंने कहा लोग भूखे मरेंगे, इतना भयंकर काल पड़ गए हैं। मैंने एक पंचायत में निवेदन गांव में हर सरकारी कर्मचारी को मैंने कह दिया भाई आप उस संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गांव में हर परिवार के सर्वे करते रहो। संकोच में नहीं मांगे तो भी हर गांव में मैंने पूरी रखवाली गेहूं की तो घर गेहूं पहुंचा। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, जो मैंने अभी कहा था कोरोना के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है राजस्थान की जनता ने जो साथ दिया, एनजीओ, एक्टिविस्ट, धर्मगुरु, तमाम मैंने पार्टी में किया, हम सब मिलकर कहते कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करें। मैंने कोई राजनीति नहीं करी, क्योंकि परिणाम मेरा बहुत शानदार प्रबंधन हुआ, कोई भूखा नहीं सोया, एक दूसरे की मदद करी। हमने भी सरकार ने 5,500 रुपये खाते में डाले लोगों के जो गरीब थे, सर्वे करवाया मैंने खुद में 5 बार मैंने 1,000 1,500 रुपये भेजे में, तो कोई कमी नहीं की। इतने में कहना चाहता हूँ, आप गौशाला चलाने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा अंश आप समाज के भामा के दान दाताओं संभव रहे, बाकी सरकार आगे आप खड़ी है, आप निश्चित हो। यही बात कहता हूँ अपनी बात को धन्यवाद चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी जो किया। अब एक संत हमारे बीच में ऐसे हैं, वो भी अपनी घोषणा करें। सरकार ने जो घोषणा की है, आप सोच सकते हैं कि मांगने वाले भी दे रहे हैं। कुछ सोमनाथ जी महाराज काई आश्रम से आए हैं जोधपुर से, उन्होंने अपने आश्रम की 350 बीघा जमीन नंदीशाला के लिए देने की घोषणा की है। पूछे सोमनाथ जी महाराज से, संत मांग भी रहे हैं, संत दे भी रहे हैं, ऐतिहासिक घोषणा